ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, नहीं, इट इज अबाउट इक्वेशंस आल्सो। देखो जब आप 11th में और 12th में रिएक्शंस पढ़ते हो ना, तो सिर्फ रिएक्शंस आप रट नहीं सकते, उसके पीछे का रीजन ये होता है वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगेन 12th में आएगी तो ध्यान से सुनना। एक हम देख रहे हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब एल्केन्स की हम प्रिपरेशन पे आते हैं, जिससे क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे पूछे जाएंगे। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देखो बहुत सारे मेरे पास डिमांड आ गई थी कि मैम सब तो ठीक है बट एग्जाम में जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन्स पोर्शन इन जस्ट वन शॉट। देखो बहुत सारे मेरे पास डिमांड आ गई थी कि मैम सब तो ठीक है बट एग्जाम में जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है बहुत हमें मतलब इसी चैप्टर कई लोगों के एग्जाम्स में तो यही वाला चैप्टर आ रहा है ना, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई हाइड्रोकार्बन्स शुरू कर दिया जाए। ऑर्गेनिक ऑफकोर्स आपको स्टार्ट तो करनी है, तो हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन्स वाला पोर्शन। अब याद रखना हम आज एल्केन्स पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन्स एंड एल्काइंस पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे ना ऐसा क्यों मैम, इसके पीछे के दो रीजन है। नंबर वन रीजन तो ये है यार, देखो जो एल्केन्स है ना, जब आप ये पूरा पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें एल्कीन्स और एल्काइंस से मिलेगी। अगर मैं पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर दूंगी ना तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा एंड इसी के साथ साथ आप ना उसे मिक्स करने लगते हो बहुत ज्यादा। तो मैं यही चाहूंगी और यही आपसे भी मैं बोलूंगी कि देखो मैं तो एल्केन्स पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ आपको नोट्स जो बनाने हैं वो इसी अकॉर्डिंग बनाने हैं। पूरा एल्केन्स एक पोर्शन में, पूरा एल्कीन्स एक पोर्शन में एंड फिर पूरा एल्काइंस एक पोर्शन में। तो हम इस टॉपिक को दो वीडियोस में ब्रेक करेंगे, एक हमारा एल्केन जो कि हम आज करेंगे एंड दूसरा एल्कीन्स और एल्काइंस जो कि आपको वापस से बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, सो ये दो चीजें हमें स्टार्ट करनी थी। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। पहले तो भाई एल्केन एल्कीन एल्काइन कहां से आ रहा है क्या है समझते हैं। एल्केन्स जिसका मतलब होता है दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होना, इसका एक और नाम होता है विच इज पैराफिन्स। एंड ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एज आई सेड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा होता है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा 10th में पढ़ के आए हो, जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 है ना, CnH2n+2, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, नाम समझ लो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उन्हें आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को दो तरीके से आप तोड़ोगे, एक होगा हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स या साइक्लिक, सॉरी एक्चुअली साइक्लिक के अंदर दो कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, तो एक होते हैं हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स, एक होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, जो कि कंबाइंड करके आप साइक्लिक बोल सकते हो जैसे। ठीक है, तो यस, अगर मैं जनरल हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, एक क्लासिफिकेशन आप 10th में भी पढ़ के आए हो, दो टाइप से होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो यस, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एलिफैटिक मैम ने एक वर्ड लिया और दूसरा वर्ड लिया साइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब है जिसमें एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन आ जाए, जिसमें ये हाइड्रोकार्बन्स आएंगे वो होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ओपन चेन वाले ग्रुप्स। ओपन चेन मतलब कि कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बन रही है, जैसे भी चेन है बट वो क्लोज नहीं है, बंद नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो वो है हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, साइक्लिक में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक जो हमने अभी बोला था एरोमेटिक और एक होता है आपका एलिसाइक्लिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है यानी क्लोज्ड रिंग, दोनों ही यहाँ पे क्लोज्ड रिंग होते हैं, बट एलिसाइक्लिक का मतलब है क्लोज्ड रिंग, कंटिन्यूअस क्लोज्ड रिंग होगी। एरोमेटिक वर्ड आया है अरोमा से, अरोमा का मतलब होता है स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, सेंट वगैरह में जो यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज अरोमा, स्मेल। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दिखाते हैं, यू कैन से दैट। और साथ ही साथ आप याद रखना इसमें ना एक के बाद एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड लगा होता है, या बोल लो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे कि बेंजीन, एरोमेटिक वाले बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन वाली रिंग से जो बने होते हैं ना वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक ऐसे क्लोज चेन होगी, ठीक है, इसमें बॉन्ड लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे बॉन्ड्स लगे हैं, आप इसको एक और चीज से याद कर सकते हो, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डीलोकलाइज्ड है, उनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो आप इस तरीके से बोलते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और इनमें ऑफ कोर्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि इनकी एक अपनी खुद की स्मेल होती है, सो दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन भी सबको समझ में आ गया है ना। ओपन चेन, क्लोज्ड चेन एंड क्लोज्ड चेन में क्या है, एरोमेटिक ग्रुप्स है, यानी कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड है। ठीक है, यस मैम,
नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि आप देख सकते हो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, एलिसाइक्लिक में कौन सा ग्रुप आ रहा है? एक आ रहा है साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। ये क्या है मैम? अरे सिंपल चीज है यार, अगर कार्बन कार्बन एक रिंग बना रहे हैं तो हम उसे एलिसाइक्लिक बोल रहे हैं, है ना? याद रखना, एलिफैटिक ओपन चेन, एलिसाइक्लिक क्लोज्ड चेन, एरोमेटिक क्लोज्ड चेन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का होना, या सिंपल याद कर लो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, ठीक है? यस मैम। अब साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे इसकी मैं बात करूं एक साइक्लोपेंटेन, एक एग्जांपल आपको बता रही हूं जस्ट ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, है ना? तो एक क्लोज्ड चेन है और 5 कार्बन, ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो हर कॉर्नर पे कार्बन होंगे, है ना? तो 5 कार्बन लगे हुए हैं, यस मैम, है ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये पेंटीन हो गया। अब मैम ने एग्जांपल रखा क्यों है? ताकि आप ये कंफ्यूजन ना रख लो कि अगर क्लोज चेन में कभी भी बॉन्ड आ जाए तो वो अपना बेंजीन रिंग होगा, या बोल लो अपना एरोमेटिक ग्रुप होगा। नहीं, डीलोकलाइज या अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड होना इज एरोमेटिसिटी, या यू कैन से एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो इसलिए एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि डबल ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो, बट ऐसा एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बना तो साइक्लिक वर्ड को आगे लगाते हो आप, इसका नेमिंग भी करते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स पे। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, एंड इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बहुत बेसिक चीज है जो शायद डायरेक्ट तो एग्जाम में पूछी ना जाए, बट इनडायरेक्टली बहुत इक्वेशंस में पूछ ली जाती है, ठीक है? सो यस, 1 डिग्री प्राइमरी को बोलते हैं, 2 डिग्री सेकेंडरी को, 3 डिग्री टर्शरी एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी। बट ये होता क्या है? कौन सी ये डिग्री है मैम जो हमें लेनी है? नहीं, वाली डिग्री नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी डिग्री को समझो। जिस कार्बन की बात हो रही है उससे कितने कार्बन लगे हैं, बस वही आपको ये डिग्रीज बता देगा। वापस से, जिस कार्बन की बात हो रही है उससे फर्दर कितने कार्बन लगे हैं ये आपको डिग्री बताता है। मतलब मैम, मतलब सपोज मैंने बोला एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है? इससे ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है? मैंने बोला बेटा इस कार्बन की डिग्री बताइए। जिस कार्बन के बारे में मैंने पूछा उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं वो उसकी डिग्री बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। एक और एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला बेटा ये कार्बन है, ठीक है? ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ से लगे हुए हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। मैंने बोला अगेन सेम क्वेश्चन है, इस कार्बन की डिग्री बताइए। क्या बोलोगे? अब बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा मैम 2 डिग्री, बट आंसर इज 1 डिग्री अगेन। क्यों मैम? क्योंकि देखो जिस कार्बन के लिए पूछा है उसके बगल में कितने कार्बन लगे हैं वही तो उसकी डिग्री बताता है ना? ये 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के बारे में मैंने पूछा उसके बगल में केवल एक ही कार्बन लगा हुआ है मैम, उसके बगल में एक और तो है, बट वो इससे कनेक्टेड है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है वो आपको उसकी डिग्री बताएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 1 डिग्री ही कहलाएगा, ठीक है? अगर इसके इस साइड मैम हम एक कार्बन लगा देते तो फिर ये 2 डिग्री हो जाता। तो जिस कार्बन की बात हो रही है बस उसे देखो और उसके बगल में उससे कितने कार्बन लगे वो उसकी डिग्री बता देगा। वो वाला कार्बन इस कार्बन से ना लगते हुए इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, दैट इज द रीजन हमने उसे उसकी डिग्री में काउंट ही नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस कार्बन की बात हो रही है उससे जितने कार्बन लगे हों वो उसकी डिग्री बताता है, एज सिंपल एज दैट, बस ये याद रखना, ठीक है? चलो, तो ये हो गया अपना 1 डिग्री का एग्जाम्पल। 2 डिग्री का आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक कार्बन जिसकी बात हो रही है उससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, सो दिस इज 2 डिग्री, ठीक है? दिस इज 2 डिग्री, ठीक है? एक कार्बन से अगर 3 कार्बन लग गए, दिस इज 3 डिग्री। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं दिस इज 3 डिग्री, इसकी बात करूं इट इज 2 डिग्री, है ना? एक कार्बन से 4 कार्बन लग गए तो ये वाले कार्बन की डिग्री हो गई 4 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से एक और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे आपको। हाँ, मैंने बोला चलो इस कार्बन की डिग्री बताओ। इस कार्बन को मैंने देखा, इससे तो बस मैम ये वाला कार्बन लगा हुआ है तो इसकी 1 डिग्री हो गई, ठीक है? तो जिस कार्बन के बारे में पूछ रहा है उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं वो उसकी डिग्री बताएगा। जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है? अब मैंने आपसे बोला चलो इस कार्बन की डिग्री बताओ, ठीक है? तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई? इससे एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, तो दिस इज 2 डिग्री। अब आते हैं अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप को आप R से डिनोट करते हो, और अल्काइल होता क्या है? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो अल्काइल बन जाएगा, ठीक है? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो वो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। एल्केन आई गेस सब समझ गए ना? एक से ज्यादा कार्बन जो भी हो, कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होते हैं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन्स होते हैं। चलो थोड़ा सा एल्केन के बारे में लिख भी लेते हैं, इनफैक्ट इफ यू वांट टू, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं, ठीक है? एल्केन्स के बारे में भी आप पढ़ने जा रहे हो। एल्केन्स क्या होते हैं? जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+,
2। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, CnH2n+2, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये होता है अपने एल्केन्स के बारे में, पैराफिन्स आप इसको बोलते हो, ठीक है। यस मैम। अभी देखो एल्केन में से आपने कोई भी एल्केन ले लिया, कोई भी एल्केन ले लिया, सपोज मैंने ले लिया CH4 मीथेन, इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा CH3। CH3 क्या होता है, ये एक एल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे कि मिथाइल, ठीक है, ये हो गया मिथाइल, ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने इथेन ले लिया होता, उससे कार्बन हटा दिया होता तो क्या, एक हाइड्रोजन हटा दिया होता तो वो क्या बन जाता, C2H5, वो क्या होता है, इथाइल। तो मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, एंड सो ऑन, ब्यूटेन से ब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स आप बना सकते हो, सिंपल आपको करना है एक एल्केन से हाइड्रोजन को बाहर, ठीक है। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। देखो वैसे तो नॉमेनक्लेचर कुछ बाएं हाथ का खेल नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर नॉमेनक्लेचर के आपने कुछ चीजें जान ली ना तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा करेक्ट आंसर लिख के आओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि नॉमेनक्लेचर ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने आ जाएगा तो वो नहीं आता है। एंड मैं नॉमेनक्लेचर पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जो कि मैक्स टू मैक्स 20 या 30, बहुत मैक्सिमम 20-30 मिनट्स की होगी, और वो बहुत रिक्वायर्ड है आप सभी के लिए, आई नो दैट। वो चाहे आप 11th में हो, चाहे आप इवन 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे नॉमेनक्लेचर होता क्या है। पहली चीज, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नामकरण करने के लिए रूल्स होते हैं। एक्चुअली देखो, जब भी मैं बोलूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो सपोज मेरा नाम, मेरा तो खैर खराब ही है, तो सपोज मैंने, आपने बोला मैम आपका नाम क्या है, मैंने बोला टापुर, ठीक है। अब या ऐसे नहीं, सिंपल सी बात समझते हैं। मान लो कोई राज है हमारी क्लास में, ठीक है, राज, ठीक है, तो राज के घर का नाम है राजू। अब जब राजू वाला नाम रखा तो इतना सोचा नहीं होगा मम्मी पापा ने, ना, वो तो जो बुलाने लगे उसके बेसिस पे नाम हो जाता है ना। जैसे गोलू, छोटू, मोटू, तो इंसान के देखने पे हम जो नाम रखते हैं वो घर वाले नाम होते हैं। फिर एक नाम होता है जो बाहर स्कूल में यूज होता है, मार्कशीट में यूज होता है, आधार कार्ड में यूज होता है ना। तो ये दो नाम होते हैं। सिमिलरली नॉमेनक्लेचर भी दो टाइप से होता है। एक नॉमेनक्लेचर होता है ट्राइवियल सिस्टम से। ट्राइवियल सिस्टम का मतलब होता है ओल्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग, कि कंपाउंड कैसा दिख रहा है, क्या है उसमें, क्या उसकी हरकत है। जैसे एरोमेटिक हमने देखा तो वो एरोमा वर्ड से डेराइव हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आती थी, तो स्मेल की वजह से उसमें अरोमा वर्ड का यूज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे होता है, एकदम सेम यहाँ पे होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ट्राइवियल से आते हैं, यानी कि ओल्ड फॉर्म से आते हैं, जिनके कोई सर पैर ज्यादा नहीं होते, वो कैसे दिख रहे हैं, किससे बन रहे हैं, या कैसी उनकी हरकतें हैं, उसके बेसिस पे उनका नाम हो जाता है, तो ट्राइवियल सिस्टम। एक होता है IUPAC सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC सिस्टम जो है ये रूल्स के बेसिस पे चलता है। आपने 10th तक IUPAC पढ़ा है, बट आपको पता है 11th 12th में जितना इंपॉर्टेंट IUPAC है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्राइवियल सिस्टम है, ठीक है। तो ट्राइवियल सिस्टम मतलब आपको बेसिकली कुछ कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स अगेन बात की बात है। फिलहाल अब IUPAC को समझ लेते हैं। अब IUPAC को होते हैं कुछ रूल। क्या रूल होता है, क्विकली एकदम समझना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा करो, फिर रूट वर्ड का नाम लिखा करो, फिर बॉन्ड का नाम लिखा करो, और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा करो। ये सारे नाम जब आप लिखोगे ये आप विद पोजीशन लिखोगे। आई होप सो सबको सब्स्टिट्यूट्स पता है क्या होते हैं। जैसे कि अल्काइल ग्रुप अभी आपने देखा है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और कौन से सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जल्दी से, मैम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। नाइट्रो, है ना। रूट वर्ड क्या होते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ये क्या बता दिया मैम आपने, जितने भी कार्बन होंगे उसके बेसिस पे रूट वर्ड। एक कार्बन तो मैथ, फिर एथ, प्रोप, ऐसे ही करके 10 कार्बन तक आप याद कर लेना, ठीक है। अब क्या आते हैं बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ये भी हो गया। फंक्शनल ग्रुप, OH लगा है अल्कोहल। ये मैं आपको रिविजन 10th का करा रही हूँ, ठीक है ना। ये जस्ट क्विक समरी दे रही हूँ ना, ये 10th क्लास की है तुम लोगों की, तो आई होप सो आपको पहले से आती भी होगी ये, ठीक है। आती भी होगी और भूल गए तो ये बता रही हूँ मैं इसलिए। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है मैम जब एक कार्बन से ऊपर ऑक्सीजन लगा हो और एक साइड हाइड्रोजन लगा हो, दूसरे साइड कार्बन की चेन लगी हो, दिस इज एल्डिहाइड, जिसे आप अल से डिनोट करते हो। कीटोन, जब भी एक कार्बन से ऐसे ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन की चेन लगी होती है, इसे आप ओन से डिनोट करते हो, ओन, है ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, यहाँ पे OH लगा होता है, यहाँ पे कार्बन की चेन लगी होती है, तो इसे आप ओइक एसिड से डिनोट करते हो। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो सब्स्टिट्यूट, रूट वर्ड, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इन सबको मिला के बनता है हमारा IUPAC का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यस मैम, चलो ये क्विक रिवीजन हो गया। नंबरिंग वगैरह आपको करनी आती होगी बहुत अच्छे से, नहीं आती है,
चलो बता देती हूँ। अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के पास से होगी, बॉन्ड दिख जाए तो उसके पास से, और अगर सब्स्टिट्यूट दिख जाए तो उसके। प्रायोरिटी क्या है? अगर तीनों दिख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, फिर बॉन्ड की और फिर सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, ये रूल्स और इनहांस होंगे, ऑफ कोर्स आपने पढ़े होंगे, और भी ये रूल्स इनहांस होंगे जब आप ऑर्गेनिक के बेसिक्स जानोगे। ठीक है, बट फिलहाल आपको हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ एल्केन्स की बात करनी है। चलो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो आपको जब 10th में क्वेश्चन आते थे तो डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन ऐसे ही लिख के दे देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको घुमाएंगे। जैसे इसमें देखो लिखा है CH3 का होल थ्राइस, मतलब 3 CH3 लगे हुए हैं इस कार्बन से। तो हम इसको पहले अरेंज करते हैं। एक कार्बन है, उससे 3 CH3 लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद एक कार्बन था, उससे 3 CH3 लगे, उसके बगल में लगा एक CH2, उसके बगल में एक और कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन से अगेन 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3। ठीक है, चलो भाई नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे हम, ऐसे कंपाउंड हमने देख लिया, पूरा एक ग्रुप देख लिया हमने। ठीक है, हम उसके बाद क्या करते थे, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करते थे। यहाँ पे मेन चेन मुझे दिख रही है भाई, ये वाली है ना, मेन चेन दिख गई, यस मैम। नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी कर लो। देखो सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं हमें हर तरफ, है ना, चारों सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, ये हमारे 4 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले मैम ने बोला सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो, है ना। यहाँ पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट है मैम, ये मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूट 4 बार लगा हुआ है। कहाँ कहाँ पे लगा है, एक बार 2 पे लगा है मैम, फिर 2 पे लगा है, फिर 4 पे लगा है, फिर 4 पे लगा है। कितनी बार हो गया, 4 बार, यानी कि टेट्रा वर्ड का यूज करेंगे हम। टेट्रा प्रीफिक्स आएगा, टेट्रा। कितने मिथाइल है, 4 मिथाइल है। कहाँ कहाँ पे लगे, विद पोजीशन लिखते हैं, 2,2, 4,4, टेट्रा मिथाइल। कितने हैं, 5 है मैम, पेंट। बॉन्ड सब में सिंगल है तो एन, तो 2,2, 4, टेट्रा मिथाइल पेंटेन विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 होल ट्वाइस, मतलब एक कार्बन है, उससे 2 CH3 लगे हुए हैं, 1 2। फिर उसके बाद मैम एक इसी कार्बन से 2 C2H5 लगे हुए हैं, C2H5 एंड वापस इसी से लगा हुआ है C2H5, है ना। क्या हम C2H5 को CH2 CH3 बोल सकते हैं, सोचो। C2H5 को अगर मैं तोड़ूं तो हम इसे CH2 CH3 बोल सकते हैं मैम, बोल तो सकते हैं, बट तोड़ना ही क्यों, ऐसे ही लिखा रहने दो ना आप। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलती ना करो। देखो मुझे तो पता है, आप अगर समझ पा रहे हो तो आपको दिख गया होगा ये मेन चेन है ना। और ये भी समझ गए, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 और 2 यहीं पे नंबरिंग होगी, फिर तीसरा यहाँ पे आएगा, फिर चौथा और एक और यहाँ पे है, तो 5 कार्बन। तो ओवरऑल मैंने तो देख लिया, बट अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कभी भी C2H5 लगा है ना तो आप उसे तोड़ लो, ताकि आप इसे 1 और 2 करके नंबरिंग दे पाओ, ताकि आपको पता हो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप इसे ब्रेक कर लो, दैट वुड बी बेटर। तो यहाँ पे लिख दो CH3 CH2, क्या 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 लिखना है भाई, CH2 CH3, और इसे भी ब्रेक करके लिख दो CH2 CH3। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये दिख गई हमें मेन चेन। ठीक है, नंबरिंग कर लो आप, कहीं से भी करो, 3 पे ही आ रहा है तो 1 2 3 4 5। क्या आ गया नाम, सब्स्टिट्यूट लिखो। 3 पे 2 बार मिथाइल लगे हुए हैं, 3 पे क्या लगे हैं, 2 बार मिथाइल लगे हुए हैं, 3,3 पे 2 बार मिथाइल लगे, यानी कि डाइमिथाइल। ठीक है, ऐसा हो गया। रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन है, पेंट। बॉन्ड सब में सिंगल है, एन। ठीक है, तो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। और भी नोमेनक्लेचर हो सकता है, एज आई सेड नोमेनक्लेचर पे मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। वो ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स का एक पोर्शन तो नहीं है कि पूरा हाइड्रोकार्बन्स मैम एल्केन करा रहे हो उसका भी कहीं और, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिक तो आप ये जान लो। और बेसिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि आपको नोमेनक्लेचर वो नहीं, नोमेनक्लेचर आपको केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आप पढ़ोगे उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एल्केन्स का करना है, फिर आपको अलग से एल्कीन्स का करना है, फिर अलग से एल्काइंस का करना है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे आ जाएंगे तो उसके बेसिस पे जो नोमेनक्लेचर है वो मैं कह रही हूँ कि उसका एक सेपरेट वीडियो भी आपको जरूर मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट होता है कि एन, इन और आइन वाले कंपाउंड्स को आप नेमिंग कर पाओ। सो यस, तो इस तरीके से आप आईयूपीएसी करते हो। चलो अब एल्केन्स की हम प्रिपरेशन पे आते हैं, जिससे क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, 3 तरीके से प्रिपरेशन इसकी हो सकती है, एज यू कैन सी। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, एक होता है अल्काइल हैलाइड से, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अनसैचुरेटेड का मतलब भी समझ लो, यहीं पे 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे एल्केन्स, जिसे आप बोलते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब होता है इसमें एल्केन्स वाले कंपाउंड्स आएंगे,
एंड अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इसमें एल्कीन्स एंड एल्काइंस वाले कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। तो ये आते हैं आपके दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स। तो अब आप ये अनसैचुरेटेड का इसलिए मैंने मतलब बता दिया क्योंकि हम इसे पढ़ने ही जा रहे हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि आप किस तरीके से एल्कीन्स या एल्काइंस से एल्केन्स बना सकते हो, ये होगा इसका मीनिंग। स्टार्ट करें इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे मैंने बोला कि यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ले आओ और उससे एल्केन बना लो, क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मैम सिंगल नहीं डबल, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, है ना। यस मैम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एल्कीन ले लिया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड सी वाला ग्रुप, सी डबल बॉन्ड सी वाला ग्रुप। अगर मैंने इसको एल्केन में बनाना है, मतलब सिंगल बॉन्ड में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो मुझे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं और इसकी जगह दो हाइड्रोजन लगा दूं, क्योंकि ये क्या है, ये है C2H4, ये क्या है, ये इथीन है, विच इज C2H4। इथीन से अगर मुझे बनाना है इथेन, तो इथेन होता है C2H6। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों में, तो मैंने इसमें H2 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? H2 ऐड कर दिया। तो ये जो डबल वाला बॉन्ड है ये टूटेगा और उसकी जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से आप बना सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं, हमें ये बताइए बॉन्ड क्या टूट रहा है क्या। देखो पहली चीज तो यहाँ पे ना बहुत ऑफ कोर्स रिएक्शन है, मैकेनिज्म होगा पूरा, तो वो तो है ही है, ठीक है। साथ ही साथ मेरी एक चीज याद रखना, इसे आप बोलते हो पाई बॉन्ड, है ना। ऐसे ही कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता, दो बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे आप बोलते हो पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली weaker as compared to that of course single bond। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, सिग्मा मेल, सिग्मा ये, सिग्मा वो, सिग्मा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता जल्दी, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो पाई बॉन्ड टूटता है। ये पाई बॉन्ड के टूटने से दो हाइड्रोजन लग जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैंने सिर्फ एक ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटता है विच इज डबल या ट्रिपल वाला बॉन्ड। आपके मन में अगेन एक क्वेश्चन आएगा, मैम आपने बोला अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं और ट्रिपल, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा? चलो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया। सबको पता है ना कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है ना। ये हाइड्रोजन कैसे लगा रही हूँ मैं, आई गेस आप समझ रहे हो, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो, 4 में से माइनस कर दो, जितना भी बचे उतना हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। चलो अगर मैं इसे भी ब्रेक करना चाहूँ तो आप बोलोगे मैम इसको भी हाइड्रोजन दे दो, लेकिन क्या इसे 2 हाइड्रोजन में काम होगा? सोचो, अगर मैंने इसे 2 हाइड्रोजन दे दिया तो एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड में ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, यही होगा। यस मैम। अब वापस से मुझे फर्दर इसे H2 देना पड़ेगा। अब ये बनेगा 6 कार्बन वाला ग्रुप, 6 हाइड्रोजन वाला ग्रुप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से अगर आपको डायरेक्ट यहां पे पहुंचना है तो आपको क्या करना है, आपको 2H2 और 2H2 यानी कि आपको ओवरऑल 2 टाइम्स ऑफ H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर आपने डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है तो आप 2 हाइड्रोजन दे दो, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है तो आपको 2 टाइम्स ऑफ H2 यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये बात समझ सकते हो। अब आते हैं अनसैचुरेटेड में, थोड़ा समझते हैं। हाइड्रोजन गैस को हमने ऐड किया। ये जब आप हाइड्रोजन गैस को ऐड करो ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये इतनी जल्दी बॉन्ड तोड़ के सब कुछ कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज कर रहे थे, ठीक है। कैटलिस्ट सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। हाइड्रोजन गैस को हम ऐड करेंगे एल्कीन्स में एंड एल्काइंस में, किसी में भी कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल टू फॉर्म एल्केन्स। आप प्लैटिनम ले सकते थे, ठीक है। हम क्या क्या ले सकते थे? हम यहाँ पे प्लैटिनम ले सकते थे, पैलेडियम ले सकते थे, ठीक है, पैलेडियम ले सकते थे, निकेल ले सकते थे, ठीक है। तो इसका आपको कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। यही कैटलिस्ट यहाँ पे फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। इस प्रोसेस को आप हाइड्रोजनेशन बोलते हो। हाइड्रोजनेशन के नाम से क्या समझते हो? हाइड्रोजन और एशन से होता है एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। तो अगर आपको एल्कीन या एल्काइन से एल्केन बनाना है तो आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, मतलब आपको हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। आगे बढ़ते हैं, एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे हम एल्काइल हैलाइड से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्काइल हैलाइड? मैम हैलाइड मतलब हैलोजन, है ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एल्काइल मतलब
वो R वाला ग्रुप है ना, CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब अपने एल्काइल होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें एल्काइल और हैलाइड है, जैसे अगर मैं बोलूं CH3Cl, तो ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है और एक हैलोजन ग्रुप है। तो एल्काइल हैलाइड से दो तरीका होता है, या तो आप एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करा दो या तो आप वुड्स रिएक्शन कर लो। दोनों में से कुछ नहीं समझ में आया ना, चलो समझते हैं दोनों को। सबसे पहले आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या जानते हो? हम रिडक्शन हमने पढ़ा हुआ है, रिडॉक्स आपने करा दिया है ना। रिडक्शन का मतलब या तो हो सकता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो हो सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, मोंटाना, है ना। तो रिडक्शन का क्या मतलब हो सकता है? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनमें से कुछ भी ले लो आप। चलो समझते हैं हम। अगर मैंने CH3Cl ले लिया, क्या ले लिया मैंने ले लिया भाई CH3Cl, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ले लिया हमने ले लिया CH3Cl, ठीक है। इसमें मैं ऐसे ना, यहाँ पे मुझे मजा नहीं आती, एज यू नो ना, स्लाइड पढ़ के वैसे वो मजा नहीं आती। चलो करते हैं लिख के, CH3Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है। हमें एल्काइल हैलाइड जब करते हैं तो हम रिडक्शन से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2 जोड़ दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2 जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, ठीक है, HCl बोल लो या जिसमें से H प्लस निकल रहा हो उस कंपाउंड को। H प्लस किससे निकलता है? एसिड से, तो कोई एसिड ले लिया बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या होता है, मैं तरीका समझाती हूँ, मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे ये जो मेटल है ये इसे ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, और यहाँ पे ये CH3Cl के बॉन्ड टूटेगा। CH3Cl में से Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो एक CH3 से एक H मिल गया तो CH4 हो गया, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके HCl हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने CH4 और HCl बना लिया। यहाँ पे आप लिख लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड या H प्लस लिख लो, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। अब आप कोई भी ग्रुप ले लो, सेम ही रिएक्शन होगी, चाहे आप एल्काइल में कोई भी ग्रुप उठाओ, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया C3H8Cl, ठीक है, H2 को ऐड कर दिया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? C2H8, सॉरी C2H8, ठीक है, C2H। देखो बेसिकली आप ग्रुप लो, आप ये मत देखो, आप बोलो C2। अगर 2 वाला ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? 2 वाला ग्रुप है तो 3 2 6 और +1 7। ये कैसे आया मैम? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइल होता है CnH2n+1 एल्काइल। क्यों? क्योंकि एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के तो एल्काइल आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा? C2H7, है ना, इथाइल, सॉरी हाँ, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन गया इथाइल। C2H7 इज इथाइल, ठीक है। तो हमने C2H7Cl ले लिया। अब मैंने मान लो इसमें ये रिएक्शन करी तो क्या बन जाएगा? C2H8 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो यस, हो गया। 2 2 4 5, ये C3H7 होगा। सॉरी भाई, मैं सोच रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, गलत नहीं करना भाई। ये C3H7 होगा, ये C3H8 होगा। इन शॉर्ट CnH2n+2 एंड CnH2n+1 है, ठीक है। तो इसे एक बार करेक्ट कर लेना। दिस इज C3H7 में अगर आप C3H7Cl लेते हो विच इज प्रोपाइल, ठीक है। इथाइल क्या होता है? इथाइल इज C2H5 इज इथाइल, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लेना एक बार। सो यस, बाकी इस तरीके से अब आप कोई भी ग्रुप उठा लो, बेसिकली आप रिएक्शन समझ गए हो क्या हो रहा है। रिएक्शन समझे ना क्या हो रहा है? आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, मतलब एक ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें कोई हैलोजन लगा हुआ है। अगर आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, और हाइड्रोजन ऐड करने को यहाँ पर रिडक्शन बोलेंगे। क्या करा? रिडक्शन करा, क्योंकि H2 जो है आपने उसको ऐड किया, एंड ये ऐड करा आपने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H+ आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो H2 है, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये टूट जाता है इसमें। देखो जब आप 11th में और 12th में रिएक्शंस पढ़ते हो ना, तो सिर्फ रिएक्शंस आप रट नहीं सकते, उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि उसमें पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, वो बॉन्ड किसकी वजह से टूट रहा है, कौन सा कैटलिस्ट है, यहाँ पे कैटलिस्ट बहुत रोल प्ले करता है ना, किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे रट नहीं सकते आप। 11th की कोई भी रिएक्शन, 11th 12th की रिएक्शंस को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो मैकेनिज्म नहीं जान पाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमने देखा कि एक एक्सेप्शन आता है। एल्काइल हैलाइड में हम क्लोरो वाला ग्रुप ले सकते हैं, हैलोजन में ब्रोमो ले सकते हैं, इवन आइडो भी ले सकते हैं, बट हम कभी फ्लोरो नहीं ले सकते।
क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन जो होते हैं वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। आप इसके रीजन क्लास 12 में भी जानोगे, मैं थोड़ा सा आपको अभी भी बता देती हूँ। फ्लोरीन एक बहुत पहली चीज, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम डिफरेंस होगा। साथ ही साथ फ्लोरीन जो है वो एक बहुत छोटा एटम है, इतना छोटा एटम है कि जब ये बॉन्ड बनाता है ना तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है कार्बन से। दोनों छोटे छोटे से एटम, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, छोटे एटम होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सबको पता ही होगा, है ना? नहीं पता? चलो समझ लो थोड़ा सा। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस आपको बताती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। कार्बन और फ्लोरीन इतने छोटे एटम्स है कि दोनों बहुत पास आके बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और दूसरे में न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन, इवन आप स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ोगे क्लास 12 में, जो कि ऑलमोस्ट इकलौती रिएक्शन है पूरे के पूरे केमिस्ट्री क्लास 12 में, फ्लोरीन की केवल 2 ही रिएक्शन पढ़ोगे, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ोगे और एक आप एरोमेटिक वाले ग्रुप्स में पढ़ोगे, तो केवल 2 ही रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हेंस रिएक्शन विल बिकम लाइक वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है? तो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो दिस इज द रीजन। अब आते हैं एक और लाइन आई थी कि अगर आपको रिडक्शन वाला आप वो करा रहे हो तो आपको 2 चीजें कर सकते हो एल्काइल हैलाइड में। एक तो आपने कर लिया नॉर्मल रिडक्शन, और दूसरा क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? अगेन 12th में आएगी तो ध्यान से सुनना। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमो ले लो, क्लोरो ले लो, आइडो भी ले सकते हो, बट थोड़ा सा रिवर्सिबल कर देता है वो रिएक्शन को, ठीक है? इज ट्रीटेड विद मेटालिक सोडियम। ये जो रिएक्शन है, अगर आप ये बोलते हैं कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड को सोडियम से, किससे? सोडियम के मेटल से पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन, सिमेट्रिकल एल्केन containing twice the number of carbon atoms present in the alkyl group is obtained। क्या है मैम इसका मतलब? अभी रिएक्शन समझेंगे। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्वेश्चन कर लो पहले एक इक्वेशन, फिर समझाऊंगी मैं इसको। अगर आपने कभी भी कोई भी ऐसा ग्रुप ले लिया एल्काइल हैलाइड, है ना, हैलोजन और एल्काइल ग्रुप वाला, एंड आपने 2 टाइम्स इसका लेने के बाद आपने इसमें ऐड करा दिया सोडियम मेटल। क्या ऐड करा हमने इसमें? सोडियम मेटल ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने इसमें? सोडियम मेटल ऐड कर दिया। तो इस रिएक्शन को कुछ ऐसे ही आपको याद भी करना है। कैसे याद करना है? कि अगर मैंने RX को रिएक्ट कराया सोडियम से, हमें 2 टाइम्स ऑफ RX लेना है। RX समझ रहे हो क्या होता है? RX समझ रहे हो? R मतलब एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5, X मतलब हैलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरो नहीं लेना, हाँ, फ्लोरो वाला एज आई सेड थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो ये रिएक्शन में इतना ग्रुप बाहर निकलता है, इसे बल्कि आप ऐसे ही उल्टा ड्रॉ कर लो, X + R, ठीक है? तो ये जो ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, मतलब सोडियम जो है वो किसके साथ बाहर निकल रहा है? 2 हैलोजन के साथ। तो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम को आप लोगे और वो 2 हैलोजन को पकड़ लेगा। जैसे कि सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, है ना, सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, तो सोडियम ने 2 क्लोरीन को उठाया, 2 टाइम्स ऑफ NaCl बना दिया, और बचे हुए R और R को आपस में जोड़ दिया। अब अगर 2 एल्काइल ग्रुप मिल गए, सपोज एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं ना, हम इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने ले लिया CH3Cl प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस CH3Cl या ClCH3 लिख लो, चलो ठीक है। अब इतना तो ग्रुप बाहर निकल जाएगा हमारा। ये क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ NaCl। CH3 आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? C2H6 बना देंगे। क्या बना देंगे? C2H6 बना देंगे ना, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। C2H6 क्या होता है? इथेन होता है। तो यहाँ पे भी हमें एक एल्केन मिल गया। तो कैसे मिला? ईथर के, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, उसमें बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन में सोडियम ऐड कर दिया तो हमें एल्केन मिल जाता है, हायर एल्केन मिलेगा, और देख रहे हो आप इवन नंबर ऑफ एल्केन्स मिल जाएंगे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों लाइंस आपको याद भी करनी, मतलब दोनों लाइंस आपको समझनी भी पड़ेंगी। क्या लिखा था? used for the preparation of higher alkenes, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ एल्केन्स, कार्बन वाले एल्केन्स containing even number of carbon atoms, है ना। ऑड नंबर वाले में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, ऑड नंबर वाले में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी ग्रुप ले लो, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया हमने, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम एंड ये, तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? सोडियम ने दोनों ब्रोमीन को पकड़ लिया होगा, तो NaBr बन गया होगा 2 टाइम्स। बचे हुए ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई ईथर। इसको लिखना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स अब की करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से ग्रुप होते हैं? COOH वाले ग्रुप।
ये वाले ग्रुप से अब हम प्रिपरेशन करेंगे। इसके मेथड से अगर आप करते हो तो दो रिएक्शन आपके पास होती हैं, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन और एक होता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। समझे दोनों को? चलो समझते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब पहले जानेंगे। डी मतलब रिमूवल, डी मतलब रिमूवल। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ऑफ कोर्स हो रहा है, बट रिमूवल किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा मेरे पास हम बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हुए हैं कि मैम हमें क्वेश्चंस भी करा देना, क्वेश्चंस भी करा देना। तो मैंने पहले भी आपसे बोला हुआ है कि अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कोई भी आप देख लो, अगर मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन जैसे टॉपिक में न्यूमेरिकल आ रहा है समथिंग, तो मैं आपको उसको बिल्कुल पढ़ा रही हूँ। ऑन दी अदर एंड अगर आप बोल रहे हो मैम अलग से सेपरेट वीडियोस भी ले आओ, तो ओके आई विल डेफिनेटली डू दैट। अगर आप बोलोगे तो हम सेपरेट भी रख सकते हैं उसे कि हाँ मैम टॉपिक तो आ गया, आप क्वेश्चंस का एक वीडियो करवा दो। सो इफ यू वांट दैट यू कैन कमेंट बिलो इन दिस वीडियो, ठीक है? आप बता देना, ठीक है? जैसे देखो ऑर्गेनिक में, टू बी ऑनेस्ट, ऑर्गेनिक में आपको पहले तो ये समझना ही पड़ता है, ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, नहीं, इट इज अबाउट इक्वेशंस ऑल्सो। अगर आप इक्वेशन समझ लोगे तो आप कन्वर्जन सीख जाओगे। आप इक्वेशन समझ लोगे तो आधी चीजें आप समझ लो, आपने ऑर्गेनिक की समझ ली। अगर इक्वेशन समझ ली तो, इक्वेशन के मैकेनिज्म समझ लिए तो आधी चीजें आपकी वहीं पे खत्म हो जाती हैं। ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट कि ऑर्गेनिक में ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स तो नहीं आने वाले ना बहुत सारे, तो ऑर्गेनिक में आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एंड अगेन ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा लाइटली मत लेना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अरे ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। अगर आप 11th की ऑर्गेनिक में ध्यान दे लोगे ना तो आपको 12th के भी बहुत से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 12th में जाने के बाद ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत वास्ट हो जाता है, 5 चैप्टर सीधे सीधे हो जाते हैं, मतलब हाफ केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक की है 12th में। सो यहाँ के 2 चैप्टर्स आपको वो वहाँ तक समझने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ तक ले जाने के लिए आपको जो चीज़ लगेगी वो 11th से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना इनकी इक्वेशंस को, इक्वेशन को जितना हो पाए प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, ठीक है? चलो वापस आते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा यहाँ पे? आपको क्या लेना होता है? यहाँ पे आपको लेना होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम से क्या समझते हो? देखो जो मैम बोले बस उसको सुनना ध्यान से। सोडा मतलब कुछ नहीं, सिंपल तरीका समझो, नाम में काम वाला समझो। सोडा यहाँ पे सोडियम बता रहा है, ठीक है? लाइम क्या होता है? क्विक लाइम। सोडा लाइम का मतलब है सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लो और क्विक लाइम ले लो, NaOH प्लस CaO इज सोडा लाइम बेसिकली, ठीक है? तो आपको सोडा लाइम के प्रेजेंस में क्या करना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट लेके आना होता है। क्या करना होता है मैम? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेके आओगे आप? सोडियम सॉल्ट लेके आओगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये क्या होता है मैम? जैसे कि मैंने ले लिया CH3COONA, ये सोडियम का सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, जैसे एक एग्जांपल के लिए देखें तो ये एसिटिक एसिड है, अभी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन हटा दो और एक मेटल लगा दो तो वो बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला मैम ने? अगर आपने हाइड्रोजन हटा दिया उसकी जगह सोडियम लगा दिया तो वो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हाइड्रोजन हटाओ और उसमें एक मेटल डाल दो, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करते हो? सोडियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसे बहुत स्ट्रांगली आप हीट करते हो सोडा लाइम की प्रेजेंस में। क्या होता है सोडा लाइम? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, lime, so that is soda lime. A molecule of carbon dioxide is split as carbonate and an alkane is formed. तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ये रिएक्शन कराओगे, आपने क्या ले लिया? आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, आपने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब भी आप रिएक्शन पढ़ो कोशिश करो आप एल्काइल ग्रुप आगे लगा लगा के याद करो, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे लिखा है CH3 CH2 COOH तो हमने ऐसे याद किया CH3 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 और एग्जाम में अगर C2H5 आ गया तो हम भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। R वाले ग्रुप के टर्म्स में आप हमेशा रिएक्शन लिखा करो, ठीक है? तो कोई भी एल्काइल ग्रुप आगे लगा, कितने भी कार्बन हो सकते हैं मतलब, और COONA लेके अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, हाँ, इन दोनों को जोड़ के आप बोल रहे हो सोडा लाइम, तो ये बनाएगा एक एल्केन। एक एल्केन कैसे बना मैम? ये H जो है, एक H जो है वो R के साथ लगेगा तो RH बन जाएगा। अब रिमूवल ऑफ क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये CO2 यहाँ पे बाहर निकलेगा, ठीक है? बचा क्या? 2 टाइम Na बचा तो Na2, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन बच रहे थे ना, CO2 और एक ऑक्सीजन और था तो CO3 बन गया। समझ में आई रिएक्शन? वापस से सुनना, हमने सोडियम सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमने उसकी रिएक्शन करा दी, किसके साथ रिएक्शन करा दी? क्विक लाइम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम, तो NaOH प्लस CaO।
सिंपल रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से हटाना है, यानी कि ये CO2 वाला ग्रुप बाहर निकाल लेना। बचा क्या मैम? बचा सोडियम और एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को NaOH के H से जोड़ देना, तो क्या बनेगा? RH, जो एक एल्काइन बन गया। एल्काइल में एक हाइड्रोजन दोगे तो वो एल्केन बन जाता है, तो RH बन गया। क्या क्या बचा? 2 सोडियम बचे, 1 कार्बन बचा, 3 ऑक्सीजन बने, Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बन गया Na2CO3। ठीक है, एल्केन प्रोड्यूस कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन है उससे एक कम कार्बन मिला होगा। क्यों मैम? क्यों कम मिला होगा? क्योंकि एज यू कैन सी हमने इससे CO2 हटाया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एक कार्बन को ऑलरेडी हटा दिया। ठीक है, तो ये सोडियम एसिटेट आपने ले लिया एंड इस तरीके से आपने मीथेन बना दिया और सोडियम कार्बोनेट बन गया। समझ में आया? इक्वेशन क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में दूसरा मेथड था, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम से क्या समझ में आ रहा है? पहले इलेक्ट्रोलिटिक मेथड दिख रहा है, तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस को ही समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब होता है पर्टेनिंग टू, या आप सिंपल बोल लो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेकडाउन जब हम कराते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन जब हम कराते हैं किसी का तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक सेटअप लगाया जाता है जिसमें सबसे पहले दो रॉड्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव रॉड, एक होती है नेगेटिव रॉड। पॉजिटिव रॉड को क्या बोलते हो? एनोड। नेगेटिव रॉड को आप बोलते हो कैथोड। कैथोड क्या है? नेगेटिव रॉड। एनोड क्या है? पॉजिटिव रॉड। ठीक है, यस मैम। फिर आप इसके अंदर डालते हो एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। क्या डालते हो? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, यस मैम। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होती है और फिर आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डालोगे, उसमें क्या होगा? उसमें वो आयंस में टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करा रहा हो ना, बैटरी वगैरह लगा के, तो इलेक्ट्रिसिटी भेजी और जो भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था वो टूट गया। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे आप उसे बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मतलब मैंने यहाँ पे जिसको भी तोड़ना है उसका सोल्यूशन डाल दिया, तो दैट विल बिकम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऑफ कोर्स हमने ऐड करी, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी हमने यू कैन से भेजी, तो यहाँ पे क्या होगा? वो आयंस में टूट जाएगा। अब दो रॉड लगा रखी होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले आयंस नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव रॉड की तरफ। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है मैम? दिस मेथड इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है मैम इसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट अभी हमने जाना है ना, जैसे कि CH3COONA, इसे लेके आना है। और इसका कैसा सोल्यूशन है? एक्वस सोल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर मिला होना चाहिए। क्या मिला होना चाहिए? वाटर मिला होना चाहिए। देखो कंफ्यूज नहीं होना, हम ये पढ़ क्या रहे हैं? हम एल्केन की प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमने डी कार्बोक्सिलेशन देख लिया, एक हम देख रहे हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो इसको आपको लेके जाना है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हमें इसको तोड़ देना है। और हम बना क्या रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्या कर रहे हैं? एल्केन्स की कर रहे हैं। तो इस मेथड में आप यही करोगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्केन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको एनोड में यहाँ पे एल्केन मिल जाएगा। मैम एनोड में ही क्यों मिलेगा? अभी हम वो देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, विद मैकेनिज्म समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ये पूरा अपना ग्रुप, ethane is obtained at the anode. The process takes place as follows. क्या होगा मैम? यहाँ पे हमने ले लिया CH3COONA, दो चीजें हमारे पास, aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid। aqueous मतलब पानी, तो हमारे पास वाटर है और हमारे पास ये है ना। तो दोनों मॉलिक्यूल मैंने सबके ले लिए। पहले मैंने 2 टाइम्स ले लिया अपना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, CH3COONA, और फिर 2 टाइम्स H2O ले लिया। ठीक है, समझ गए आप? जब मैंने इसे ब्रेक किया, आपको पता है ये कैसे टूटता है? क्या आपने क्लास 10th में एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा है? मेरे को एक कॉमेंट आया था, यार मैंने को एकदम से याद आ गया, उसने लिखा था, मैम आप ये क्यों बोलते हो, आपको पता है, आप हमें बता दिया करो सीधा। तो इसीलिए ठीक है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, चलो मैं बता देती हूँ। आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में एक थ्योरी पढ़ी थी बेसिकली कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, है ना। तो आपने जाना था स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, वीक एसिड मतलब जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, सब कुछ, है ना। तो एक एसिटिक एसिड का एग्जांपल होता है जो कि वीक एसिड होता है। अगर आप एसिटिक एसिड को तोड़ोगे, जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड क्या है? इट इज CH3COOH, है ना, इट इज CH3COOH। अगर बेटा मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये ब्रेक होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, CH3COOH की जगह क्या आ गया? Na आ गया। तो ये कैसे टूटेगा? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव।
ठीक है, वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड होता है, पार्शियली हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, पूरे कंप्लीटली नहीं निकलते हैं, है ना। सो यस, सो इसी तरीके से अगर मैंने इसको तोड़ा तो ये CH3COO नेगेटिव और 2 टाइम ऑफ सोडियम पॉजिटिव, तो बैलेंस तो करते ही चलना है आपको। अब देखो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, CCAA ये क्या है मैम, कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड के पास कैट आयन जाता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, मतलब आपको कोई ट्रिक नहीं याद करना, सिंपल याद रखो कैथोड में C है तो उसके पास जो आयन जाएगा वो भी C वाला ही जाएगा, कैट आयन। एनोड A है तो उसके पास A जाएगा, एनायन, ठीक है। और सिंपल तरीका अगर रीजन बताऊं तो क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, एनायन नेगेटिव है, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अदरवाइज आप इतना याद रखना, CCAA, कैथोड के पास कैटायन, एनोड के पास एनायन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या है, ये कैटायन है, ये क्या है, ये एनायन है। समझ गए हो कौन किसके पास जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास। अब सुनना हुआ क्या रिएक्शन में, ये दोनों चीजें हमारी ब्रेक कर गई। जब हमने ब्रेक करा तो हमने देखा कि कुछ ऐसे ब्रेक करे कि CH3CO नेगेटिव जैसे ही रॉड के पास जा रही होगी, CH3COO नेगेटिव जैसे ही जा रही होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऐड करेगी। ये क्या मतलब है मैम, ये क्या हुआ होगा, देखो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है ना, एनोड पॉजिटिव होता है तो इसकी तरफ ये माइग्रेट कर रहा होगा। हमने देखा कि ये जो है इसमें ना एक रेडिकल है, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको समझा रही हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, है ना, यस मैम। अब ये जो है ये माइग्रेट हो रहा होगा टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा। तो इधर पे CH3COO नेगेटिव कैसा दिख रहा है, CH3COO, और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्या है इसके पास, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि एक रेडिकल की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, है फ्री रेडिकल, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसने हमने देखा कि यहाँ पे CH3 2 टाइम्स है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या किया मैम, गेन क्यों किया होगा इस इलेक्ट्रॉन, ये सब तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, कहाँ पे क्या गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, क्या मतलब है इसका, सिंपल सी बात है। CH3COO नेगेटिव ने क्या किया, वहां पे जाके हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, साथ ही में बच रहा है CH3COO, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके पास। तो जब हमने इसको तोड़ के देखा ये फर्दर ब्रेक होगा एज CH3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड ये CO2 जो है ये अलग हो गया, ये CO2 अलग हो गया। मैकेनिज्म समझो क्या हो रहा है अंदर। सबसे पहले CH3COONA और H2 दो चीजें जा रही हैं, CH3COONA ब्रेक हो गया एज CH3COO और Na, नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक हो गया इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। अब ये CH3COO नेगेटिव जो है ये बन रहा है CH3COO, और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, ऑक्सीजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर हमने देखा कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हुए CH3 2 टाइम्स जो है वो मिल रहा है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब एक CH3 है, मतलब एक CH3 है, दूसरा CH3 है, एंड इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों है मैम, ये तो नहीं सोच रहे हो, आई होप सो नहीं सोच रहे हो। आपको पता होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 तो उसके पास हाइड्रोजन ने ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना दोनों के पास, ध्यान से देखो, ठीक है। सो यस, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जोड़ के बना देंगे C2H6। समझ में आया क्या हुआ, नहीं आया, वापस से सुन लो। CH3COO नेगेटिव था, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ CH3COO नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 2 टाइम्स है, इसमें 2 यानी कि 2 इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, दोनों के पास 2 कार्बन है, दोनों के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में बना लेंगे एक बॉन्ड, यानी कि ये बन जाएगा C2H6 विच इज अपना इथेन, ठीक है। सोडियम अपना वहीं पे बैठा हुआ है, सोडियम पॉजिटिव है वो वहीं बैठा हुआ है। अब कैथोड में पता है क्या हुआ, एक्वस सोल्यूशन तो पानी भी था, H2O भी था, यानी कि H2O ब्रेक हो गया एज H2 और OH नेगेटिव, है ना, तो ये ब्रेक हो गया। तो हमने क्या देखा कि OH नेगेटिव जो है वो जा रहा है कैथोड की तरफ, एंड यहाँ पे हमारा CO2। अच्छा, OH नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलकर बना लेंगे NaOH। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, लेट्स राइट, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हुआ क्या, हमने देखा कि हमारे पास हमने लिया है 2 टाइम्स ऑफ CH3COONA, ठीक है, ये लिया और हमने इसकी रिएक्शन करा दी विद H2, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2 है ना, तो यस एक्वस सोल्यूशन में आप ऊपर भी लिख सकते हो, एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है, क्या बनेगा ये बन जाएगा CH3 नहीं तो साथ में ही मिल गया ना, C2H6, है ना, एक हमारे पास इथेन बन गया, यानी कि हमारे पास बन गया अपना एल्केन जो हमें बनाना था कार्बोक्सिलिक एसिड से। साथ ही साथ क्या बन रहा है, साथ ही साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, Na और OH आपस में मिलकर NaOH बना रहे हैं, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। क्वेश्चन आता है कहाँ पे बन रहा है, ये जो एल्केन बना है ये कौन से रॉड पे बना है, तो रिमेंबर ये बनता है
पॉजिटिव रॉड यानी कि एनोड पे। कहाँ पे बनेगा ये बनेगा पॉजिटिव रॉड यानी कि एनोड पे। NaOH हो गया और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली है, ठीक है। CO2 और H2 हमारी बाहर निकली गैसियस स्टेट में, ठीक है। कैथोड पे हमारे पास H2 गैस बाहर आ गई, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। द एल्केन ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन ऑलवेज कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगेन देखो सेम चीज है, एज यू कैन सी, अगर एक ही रेडिकल होता है ना, अगर एक ही CH3COO होता तो क्या होता, ये एक ही बचता, और एक बचता तो बॉन्ड किसके, अरे भाई भाई भाई, और एक बचता तो बॉन्ड किसके साथ बनाता, तो कम से कम 2 कार्बन यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए ताकि उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन कर पाए, ठीक है। देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑड नंबर के लिए नहीं होगा। मान लो 3 कार्बन होते तो क्या होता, तो 2 तो मिल जाते बट एक के पास वापस से फ्री इलेक्ट्रॉन रहता, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन होना जरूरी होते हैं। नाउ व्हाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये क्वेश्चन आता है कि मीथेन क्यों नहीं बना सकते आप इससे। आप रीजन तो वैसे समझ ही गए अभी, है ना। मीथेन हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम, सो इट कांट बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस मेथड, है ना। कॉल्ब्स इलेक्ट्रो मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन एंड हायर मेंबर्स, है ना। अगर एक सिंगल ग्रुप होगा तो वो हो ही नहीं सकता, फ्री रेडिकल कहाँ से क्या कर लेंगे, है ना। तो 2 कार्बन तो कम से कम या इवन नंबर ऑफ कार्बन की जरूरत होती है, यही इसका रीजन है। अब आते हैं हम एल्केन्स की प्रिपरेशन पे, नहीं प्रिपरेशन पे नहीं, नॉट प्रिपरेशन, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट, तो बेसिकली उनके दिखने पे, कैसे वो दिख रहे हैं, है ना, कैसे उनकी हरकतें हैं, हरकतें इन द सेंस केमिकली हम नहीं जान रहे, बस ऊपर ऊपर से क्या क्या वो काम कर पा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे नंबर 1 एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, नंबर 2 ये अडरलेस होते हैं, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। पोलर और नॉन पोलर का मतलब पता है, पोलर का मतलब क्या है मैम, बियर, और कौन सा पोलर होता है, पोलर मतलब पोल्स, मतलब पोलैरिटी, मतलब चार्जेस, तो किसी में पोल्स हैं, चार्जेस हैं, तो उसे आप बोलते हो पोलर, ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है यानी कि शेयरिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या करी है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करी है, और यहाँ पे चार्जेस भी आ गए तो उसे आप बोलते हो पोलर। अब क्वेश्चन ये आता है मैम हम पढ़ के आए, है ना, हम तो पढ़ के आए, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमने 10th पढ़ा ही नहीं है, आप तो फिर हम लोग को एकदम हल्के में ले लेते हो। हमने पढ़ा है कि जब भी शेयरिंग होती है तो चार्ज नहीं आते, चार्ज तो आयनिक वाले में आता है ना, आयंस बनते हैं वहां पे, कोवेलेंट में थोड़ी चार्ज आते हैं। तो यहाँ पे चार्ज आता है बट पार्शियल चार्ज आता है, उसे आप बोलते हो पोलर कंपाउंड, ठीक है। समझना वापस से, 2 टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर समझो पहले क्या होगा, तो नॉन पोलर अपने आप समझ जाओगे। पोलर का मतलब है जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए। चैप्टर 3 पढ़ा है ना, मैंने ही पढ़ाया है ना। चैप्टर 3 क्या था, पीरियोडिक टेबल वाले में, उसमें आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, वहां पे भी मैंने ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था आपको। तो मान लो मैंने HCl लिया, तो HCl कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक क्लोरीन का, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पोलर हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट तो है बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पूरा चार्ज नहीं आया बेटा, पूरा चार्ज नहीं आया, अगेन ये चीज भी याद रखना। पार्शियल डेल्टा बनाया ना, डेल्टा S जैसा, वो डेल्टा यानी कि वो बता रहा है पार्शियल, थोड़ा थोड़ा चार्ज आ गया, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रखा थोड़ी है, आयनिक बॉन्ड थोड़ी बनाया है, कोवेलेंट है बट खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये कब होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कब होते हैं, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हर एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, हर कंपाउंड में थोड़ी होता है। जो अपने एल्केन्स है या जो अपने हाइड्रोकार्बन्स है, इनफैक्ट नॉट ओनली एल्केन्स, इनमें ना ये जो अपने कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होता ज्यादा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ही नहीं है, और डिफरेंस नहीं है तो इनका बॉन्ड जो है वो ऐसे खिंचातानी वाला बनेगा ही नहीं, नॉर्मल बनेगा, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सो यस, अच्छा, इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत, जैसे हमने बताया ना कि एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, वैसे ही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आयनिक बॉन्ड में लग रहा होता है, वैसे ही होता है वीक वैन डर, मतलब बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि वीक होता है। स्टार्टिंग एल्कीन्स बिहेव एज गैसेस। अब स्टार्टिंग के जो एल्केन्स होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वाले, ये हमारे गैसेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है,
जैसे कि 5 कार्बन आ गए, 5 से ज्यादा कार्बन, 5 से लेकर के 17 तक के कार्बन आ गए, तो दे बिहेव्स एज लिक्विड्स एंड और 17 से भी ज्यादा अगर कार्बन आ गए तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी बेसिस पे हम समझते हैं जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर मैं बोलूं एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, देखो एक बात बताऊं, आप सोच रहे होगे ना मैम एल्केन्स आप ना घसीट रहे हो, फिर आप बोल रहे हो एल्कीन्स एल्काइंस एक साथ कराओगे, ऐसा क्यों? जब आप एल्केन बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो आप काफी हद तक एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में जान जाओगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन मैंने इसे सेपरेट करा हुआ है कि आप पहले एल्केन्स को बहुत अच्छे से समझो। कई फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, आप अभी सेम देखोगे, आपको रीजन समझ में आ जाएगा एल्कीन्स एल्काइंस में, ठीक है? तो इसीलिए इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो किसी भी चीज का मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, है ना? किसी भी चीज का मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या मैं बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, एक आलू उबाल रही हूँ, है ना, और फिर मैं 50 आलू उबाल रही हूँ, हमें बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज हुआ ना उनका। बहुत सिंपल एकदम तरीका जानो, ज्यादा हमको देर तक करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मास बढ़ता है ना, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया मैम, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेरी सिंपल, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, बट क्या इसमें कुछ क्वेश्चन घुमाया जाएगा? बिल्कुल। अगर कभी ब्रांच्ड चेन आ गई, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे बोलूं 1 कार्बन वाला ग्रुप है, 10 कार्बन वाला ग्रुप है, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैम वेरी सिंपल, इसका, है ना, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, एज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे मॉलिक्यूलर यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर कार्बन में ब्रांच बढ़ गई, मतलब एक कार्बन है, ऐसे कार्बन, और इसमें ब्रांचेस बढ़ा दी मैंने, ब्रांचेस बढ़ा दी, तो अगर कार्बन की ब्रांचेस बढ़ती है तो उस वजह से क्या होता है, आप ऐसे समझना। चलो पहले ये जान लो फिर मैं समझाती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? मान लो सपोज करो ये कार्बन कार्बन रख दिए मैंने, ठीक है, ये कार्बन रख दिए मैंने बहुत सारे। अब इतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया है ना, इतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया है। अगर इस कार्बन को ऐसे ना रख के मैंने ऐसे रख दिया तो इसका सरफेस एरिया एज यू कैन सी डिक्रीज कर गया। सरफेस एरिया क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। ब्रांचेस बढ़ाने पे, ब्रांच बढ़ाती जा रही हूँ तो सरफेस एरिया बढ़ता नॉर्मल कार्बन बढ़ाती जा रही हूँ तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और अगर मैं ब्रांच बढ़ाती जा रही हूँ तो जो सरफेस एरिया है वो कम हो जा रहा है ना? तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया अगर किसी का डिक्रीज करेगा तो उसके वॉन डर वॉल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, है ना? कम वीक वॉन डर वॉल फोर्स लगी होगी। मतलब सपोज मैं खड़ी हूँ, मेरे बगल में एक टीचर, फिर ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे लोग खड़े हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब मैं बोलूँ नहीं, मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, एक टीचर ऐसे खड़ा हुआ है, एक टीचर ऐसे खड़ा हुआ है, अब इस तरीके में डांस नहीं कर रही थी, है ना? अब ऐसे क्या हुआ, इसमें सरफेस एरिया कम हो गया, है ना, दूर दूर हो गए, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया, अगर वो वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है ना? तो सिंपल बात है कि अगर ब्रांचेस के कंपैरिजन में देखो तो ब्रांचेस बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डिफरेंस है। क्लियर है? ब्रांचेस बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचेस बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। रीजन क्या है? वैन डर वॉल फोर्स जो है वो डिक्रीज करता है, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अब बात करते हैं। जैसे हमने बोला नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा एंड सो ऑन। मेल्टिंग पॉइंट का ऐसा डायरेक्ट रिलेशन तुरंत नहीं है। देखो, दे डोंट शो स्मूथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है एग्जैक्ट उसी तरीके से ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मॉलिक्यूलर मास पे करता है, बट मॉलिक्यूलर मास के साथ ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। Depends on molecular mass and how the molecules are packed in its lattice structure। यानी कि अगर मास तो ठीक है, बट अगर वो बहुत पास पास करके लगे हुए हैं तो भी मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट होगा, और उनका लैटिस जो यू कैन से स्ट्रक्चर है वो दूर दूर है, तो उस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है दोनों चीजों पे, मास पे तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ किस तरीके से अरेंज्ड है वो उस पर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, वो ये होती है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अपने ही अपनों को लेके डूबते हैं, किसी और की जरूरत नहीं होती, है ना। तो केमिस्ट्री हमको ये लेसन सिखाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने ही अपनों को लेके डूबेंगे। इसके कि ये तरीका समझ सकते हो, या फिर आप बहुत मेरी तरह एकदम हर टाइम खुश रहने वाले इंसान हो तो आप ऐसे समझ लो अपनों से ही अपनों की वाइब मैच होती है ना, बस उसी तरीके वाला काम है, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
अगर मैंने बोला लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने अपनों को ले डूबते हैं, तो इसमें अपने और अपनों है क्या मैम? ये है हमारे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर वाले में सॉल्यूबल होगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में सॉल्यूबल होगा। क्या बोला मैम ने? पोलर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में ही सॉल्यूबल होंगे, एंड जो नॉन पोलर वाले होंगे वो नॉन पोलर में ही सॉल्यूबल होंगे। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, अगेन आपको बहुत काम आएगी ये लाइन, ठीक है। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। एल्केन्स जो है वो हमारे नॉन पोलर है, अभी मैम ने बताया, मैम ने रीजन भी बताया, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो ज्यादा डिफरेंस ही नहीं होता, तो वो कोई भी खींचातानी वाले बॉन्ड नहीं बनाते, सो दे आर नॉन पोलर, कोई पोलर पोल्स नहीं आते, चार्जेस नहीं आते उनमें, ठीक है। यस मैम, तो एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है, हेंस दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली। तो अगर कोई नॉन पोलर है जैसे कि अल्कोहल वगैरह, तो उसमें तो सॉल्यूबल होंगे, बट अगर कोई पोलर है तो ये उसमें सॉल्यूबल नहीं होंगे। तो एक एग्जांपल इसका होता है वाटर। क्वेश्चन आता है क्या वाटर में एल्केन सॉल्यूबल है? आंसर इज नहीं, क्योंकि वाटर हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर क्या है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, उसमें खींचातानी चल रही होती है इलेक्ट्रॉन्स में, और हमारे एल्केन्स यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर हैं, तो ये दोनों आपस में सॉल्यूबल नहीं होते। सिमिलरली यही रीजन होता है, जैसे ऑयल को आप देखते हो तो वो वाटर में सॉल्यूबल इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या है, वो नॉन पोलर है, और वाटर हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो सॉल्युबिलिटी हो गई। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है मैम मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास पे। क्यों? क्योंकि होती है मास बाय वॉल्यूम, तो इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो स्टेट्स चेंज होंगे। एक पॉइंट पे आके ये डेंसिटी कांस्टेंट भी होती है, जो कि 0.8 हो जाती है। सो यस, तो एक पॉइंट पे आने के बाद ये कांस्टेंट भी हो जाएगी, ठीक है। सो यस, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे जनरली डेंसिटी बाकी इंक्रीज करती है अपनी, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ना 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक कंबशन रिएक्शन, देन आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन एंड साथ ही साथ रिएक्शन विद स्टीम। चलो समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। व्हेन आई से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या समझे हो? सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह किसी और ने ले ली, दैट इज सब्स्टिट्यूट, है ना। जैसे एक कोई चीज है जो आके यहाँ पे लग गई एंड इसके लगने की वजह से उसको बाहर निकलना पड़ गया, जैसे आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बस वही तरीका है। तो यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, किसका होगा, समझते हैं। अभी आपने एक चीज देखी थी कि हमने ना एल्केन बनाया था एल्काइल हैलाइड से। सब्स्टिट्यूशन जस्ट ऑपोजिट करो, एल्केन से आप बनाओगे एल्काइल हैलाइड। पहले क्या किया था? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे थे, अभी एल्केन से बनाएंगे हम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो समझते हैं इस रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन को। तो हमने एक एल्केन ले लिया और एक हैलोजन ले लिया। क्या ले लिया? एल्केन ले लिया और हैलोजन ले लिया। हैलोजन में आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बताऊंगी क्या है। फ्लोरीन तो मत ही लेना, ऑफ कोर्स हमारी ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने मीथेन ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ पहले। चलो पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर हम रीड कर लेंगे और समझ लेंगे वहाँ क्या लगा हुआ था इमेजेस में। तो मैंने ना मीथेन ले लिया, मैंने इसकी रिएक्शन कराई विद क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन कुछ ऐसा होता है कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से लगा हुआ है, एंड यहाँ पे CH4 का मतलब होता है एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वेरी सिंपल, है ना। यस मैम। होता पता है क्या है, ये बॉन्ड टूटता है एंड ये बॉन्ड टूटता है, तो एक क्लोरीन इस कार्बन के पास आएगा और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। क्या बोला मैम ने? 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे, एक क्लोरीन आ गया और एक हाइड्रोजन उस क्लोरीन के पास चला गया, तो ये बन गया। क्या बना मैम? ये इसे आप मिथाइल क्लोराइड बोलोगे, क्लोरोमीथेन, है ना। तो देखो एक ये वाला ग्रुप बन गया हमारा, यानी कि एल्काइल हैलाइड बन गया। CH3Cl ही तो है ये, विच इज एन एल्काइल हैलाइड, साथ ही साथ HCl बन गया। अब एक बात समझना यहाँ पे, ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब हम इस रिएक्शन को ना ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, ये रिएक्शन होती चली जाती है, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में होती है? ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या जैसे आप H म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। अब ये वापस से क्लोरीन में रिएक्ट करेगा, प्लस Cl2 वापस से जाएगा, तो पता है क्या बनेगा? पता है क्या बनेगा? एक क्लोरीन वापस से अंदर जाएगा, एक हाइड्रोजन को वापस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पहले क्या बना था? CH3Cl, अब एक और क्लोरीन चला गया और एक हाइड्रोजन हट गया, तो CH2Cl2। फिर क्लोरीन वापस से रिएक्ट करेगा, CHCl3, फिर क्लोरीन वापस से रिएक्ट करेगा, CCl4। अब फिर करेगा? नहीं, कब तक कर रहा है ये? जब तक सारे हाइड्रोजन को ये रिप्लेस ना कर दे। ये जो अपना हैलोजन है ना, ये जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता तब तक ये रिएक्शन होती है। तो मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे ना उतना प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे।
इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो यहां पे होता है फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है एज एन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, यानी कि ये कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, फ्री रेडिकल वाला इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, चलो समझते हैं अब इधर पे। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, एल्केन्स की हैलोजिनेशन वाली हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरो ग्रुप, Cl से रिप्लेस हो जाता है हमारा अपना हाइड्रोजन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या जिसे आप ऑफ कोर्स अगेन H म्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन है, वापस से देखो रिएक्शन हुई, वापस से हुई, वापस से हुई। अच्छा, इस रिएक्शन में CH3Cl क्या है, ये मैम ट्राइक्लोरोमीथेन, सही है मैम, मीथेन ट्राइक्लोराइड, सही है, लेकिन इसका एक और नाम होता है क्लोरोफॉर्म, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, है ना, वो बेहोश वाला वही है ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो अगर आपसे कभी प्रिपरेशन बोलते तो आप ये रिएक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन को रिप्लेस कर रहे हो आप क्लोरो ग्रुप से, एंड अगेन आप ये चीज क्लोरीनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन और फ्लोरिनेशन, चारों को समझ सकते हैं हम। देखो क्लोरीनेशन तो आप समझ गए, ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन की तरह होता है, बट ब्रोमिनेशन एक स्लो रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन, ठीक है। तो रिएक्शन सेम है बट ये स्लो होगी। आयोडिनेशन जो है वो इतना आसान नहीं होता, आसान क्या है इन द सेंस, देखो आयोडिनेशन में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना, जब हम I2 ऐड कराएंगे, अगर मैंने CH4 में एल्केन में आयोडीन ऐड करना चाहा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3I जो आप सोच रहे हो, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में रिडक्शन स्टार्ट कर देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको अगर आपको कराना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराना होगा, जैसे कि आप ले सकते हो HNO3, क्योंकि ये रिएक्शन, वापस से सुनना, आयोडिनेशन क्या होता है, आयोडिनेशन हो सकता है बट इसमें जो HI बनता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, रिडक्शन होने लग जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमें इसे आयोडिनेशन करवाना है तो हमें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, है ना, जैसे कि आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने से रुक जाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी। फ्लोरिनेशन तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इजीली, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है इनफैक्ट, फिर उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जैसे जैसे आप उस ग्रुप में 17 में नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। नाउ रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन किस पे डिपेंड करेगा, मतलब जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स एज आई सेड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी इसकी रिएक्शन की रेट, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विल बी इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, जिस तरीके से, मतलब किस में जल्दी होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आप सोच रहे हो कि मैम इसका रीजन बता दो, तो आप सभी को पता है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, है ना। तो जितने ज्यादा अपने अल्काइल ग्रुप्स वो उतने ज्यादा उस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, ताकत रखेंगे, तो इस वजह से ये रिएक्शन ऐसे होगी। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर ये चीज समझ में आया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, आप लेते रहा करो साथ में, ठीक है। अब रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज हाईएस्ट फॉर 3 डिग्री, जैसा मैंने बोला है ना, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा, ठीक है। देन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो 3 डिग्री जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 डिग्री का मतलब तो समझ गया ना, एक कार्बन से अगर 3 कार्बन लगे हैं तो दैट इज इट्स 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड देन अपने आता है मिथाइल वाला ग्रुप। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम कंबशन में। कंबशन भी 3 टाइप से होता है, या तो कंप्लीट कंबशन, या तो इनकम्प्लीट कंबशन, या तो कंट्रोल्ड वे में कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब तो समझ ही गए हो, है ना, 10th क्लास में भी टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ के आए होगे, है ना, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, साथ ही साथ हीट और लाइट निकलती है, तो वो हमारी रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होती है, राइट। तो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, एल्केन्स को अगर आप हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन यानी कि O2 के प्रेजेंस में, आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है यार, हाइड्रोकार्बन को अगर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कंप्लीट कंबशन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हीट और लाइट भी निकलती है, ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, ये भी याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। इसी से हम समझ गए ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना,
बहुत ज्यादा अमाउंट पे हीट बाहर निकलती है एज यू कैन सी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन है ये। अगर हम इसी का इनकम्प्लीट कंबशन करा दे, इनकम्प्लीट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हम ऑक्सीजन नहीं भेज रहे, इनसफिशिएंट अमाउंट में भेज रहे, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सिंगल कार्बन बनेगा, जिसे आप कार्बन ब्लैक भी बोलते हो, जो कि इंक वगैरह में यूज होता है। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन, ब्लैक कार्बन इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये जो कार्बन मतलब रिएक्शन सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सिंगल कार्बन हो गया। दिस इज फर्दर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, तो इसी का आप यूज करते हो इंक वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में भी। थर्ड आता है, अगर मैंने कंट्रोल्ड वे में कराने की कोशिश करी तो तीन टाइप की रिएक्शन हो पाएगी। एल्केन्स ऑन हीटिंग विद अ रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव्स थ्री थिंग्स। कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, अल्कोहल भी मिल सकता है हमें, एल्डिहाइड भी मिल सकता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकते हैं, ठीक है। देखो वापस से, अगर हमने इनसफिशिएंट कराया तो कार्बन बनता है ना, और वाटर साथ में। अगर हमने हाई अमाउंट में करवा दिया तो उस टाइम पे क्या बन रहा होता है, उस टाइम पे हमारा बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। थर्ड कंडीशन में आ गए, यानी कि हमने बोला कंट्रोल्ड वे में करा रहे हैं, हम कैटलिस्ट अलग अलग लगाते जा रहे हैं, तो तीन टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एल्डिहाइड भी मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैटलिस्ट आपने यूज किया है। तो सपोज मैंने मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराया एंड इसे हमने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और यहाँ पे हमने 523 केल्विन का टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर लिया एंड साथ ही साथ 100 ATM का प्रेशर लगा दिया, तो यहां पे आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो मीथेन से आपको क्या मिल गया, मीथेन से हमें मिल गया मिथेनॉल, 2 टाइम्स ऑफ मीथेन लेने पे 2 टाइम्स ऑफ मिथेनॉल मिल गया। अल्कोहल कब मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पे 100 ATM प्रेशर पे। अगर यही सेम मीथेन और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट कराया, वापस से हीट किया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, MO2O3 ऑक्साइड्स ऑफ मोलिब्डेनम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बना देगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ ही साथ वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। HCHO, ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, COOH, ये एक सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रही हूं, सॉरी, ये बन गया हमारा एक एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये, मिथेनल है। क्या है ये, मिथेनल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH होता है, उसमें तो 2 ऑक्सीजन आएंगे ना, सो दिस इज मिथेनल। तो अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया तो एल्डिहाइड बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने इसी की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से अगेन एंड यहाँ पे मैंने अब की ले लिया अपना मैंगनीज का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3COO होल ट्वाइस में मैंने मैंगनीज लगा दिया, तो इस टाइम पे यही रिएक्शन होगी और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन के आ जाएगा। तो आपको अल्कोहल भी मिल सकता है, एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा आपने क्या लिया है कैटलिस्ट में। अगर कॉपर का कैटलिस्ट लिया हुआ है ना, कॉपर का कैटलिस्ट लिया हुआ है 100 ATM प्रेशर 523 केल्विन, तो उस टाइम पे क्या मिलेगा, उस टाइम पे हमको यहाँ पे मिलेगा अल्कोहल। अगर हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंगनीज वाला पोर्शन ले लिया, यानी कि यू कैन से मैंगनीज का सॉल्ट ले लिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो आप उसको बोलोगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आइसोमराइजेशन से। आइसोमराइजेशन पे तो आ गए, बट आइसोमर का मतलब क्या होता है मैम, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, हम पढ़ के आए, वही आइसोमर्स होते हैं, है ना। यस मैम, तो थोड़ा सा आइसोमराइजेशन के बारे में जानते हैं। सिमिलर तरीका बेटा, आइसोमराइजेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है। कैसा केमिकल प्रोसेस, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या यू कैन से दैट ट्रांसफॉर्म्स अ मॉलिक्यूल इनटू अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से अनदर दूसरे मॉलिक्यूल में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद द सेम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सेम है, बट ये जिस तरीके से लगे हैं, जो इनका अरेंजमेंट है वो यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे एक सिंपल तरीके से मैं बोलूं ABC, तो एक करेक्ट अरेंजमेंट हुआ, ऑर्डर हो गया A फिर B फिर C, इसको मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला B फिर A फिर C, तो है तो A B और C ही वहां पे तीनों चीजें, है ना, बट उनका लगने का तरीका डिफरेंट हो गया, तो अरेंजमेंट्स बदल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन अगर हम देखें तो मान लो मैंने N एल्केन ले लिया, N एल्केन का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट चेन में एल्केन ले लिया, ठीक है। ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में किया, एनहाइड्रस AlCl3, याद कर लो ना, वैसे ये AlCl3 भी आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। एनहाइड्रस AlCl3, सूखा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसमें वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है अगेन, है ना, तो एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले ली, HCl गैस के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में नहीं, याद रखना। आइसोमराइज करा, ब्रांच चेन एल्केन बन गया। क्या मतलब है मैम, समझना, मैंने बोला यहाँ पे आपसे कि हमने लिया है CH3 CH2 होल 4 CH3, पास करा दिया हमने इसे एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए ना, क्योंकि शायद ये टेक्स्ट ब्लर हो रहा है। सो यस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, क्या हुआ, हमें क्या मिला, देखना
CH3, CH2 में होल 4 लगा हुआ है, फिर CH3 है। इसका मतलब क्या है, पहले यही समझ लो, पहले यही समझ लो आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक CH3 है, ठीक है, फिर CH2, 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 CH3 है ना, फिर 4 बार CH2 है, 1 2 3 4 और एक हमारे पास CH3 है, ठीक है। हमने ये वाला ग्रुप ले लिया, ठीक है, यानी कि हमने N वाला ग्रुप ले लिया, 1 2 3 4 5 6 N हेक्सेन ले लिया। हमने क्या ले लिया? N हेक्सेन ले लिया, है ना। इसको हमने पास करा है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये क्या बना? ये बन गया CH3CH सिंगल बॉन्ड। यस, आप चाहो तो अगेन वैसे भी लिख सकते हो। क्या बना यहाँ पे? हमें मिला CH3 CH CH2 CH2 CH3 एंड यहाँ पे लगा हुआ है इस कार्बन से वापस से CH3। इफ यू कैन सी ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे बराबर निकल के आ रहे हैं, बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, है ना। सिमिलरली आप इधर पे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे भी देखो भाई, ये देखो, ये वाला, ये अरेंजमेंट डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम निकल के आएंगे, तो इसे आप बोलोगे आइसोमराइजेशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl अगर हम पास कराते हैं, किससे पास करवाते हैं? N एल्केन से। कोई एक एल्केन ले लिया जो स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है, तो वो ब्रांच्ड बन जाता है, अलग अलग ब्रांचेस बना देता है, जिसे हम बोलते हैं इसकी अरेंजमेंट बदल गई, एंड इसे ही हम बोलेंगे आइसोमराइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन क्या है? अभी बताया था, एरोमा, एरोमैटिसिटी, है ना। ऑल्टरनेटिव जगह पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आना या ट्रिपल बॉन्ड आना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, है ना। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का होना, यही तो एरोमेटाइजेशन होता है, करेक्ट? यस मैम। तो एरोमेटाइजेशन करना यानी कि एक नॉर्मल रिंग को या किसी भी चीज को एरोमेटाइज, यानी कि अरोमा, यानी कि आप बोल लो, अरोमा मतलब स्मेल होता है ऑफ कोर्स, या फिर आप बोल लो क्लोज्ड रिंग जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले बोल लो, और साथ ही साथ आप बोल लो कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बन गया, तो वो होता है एरोमेटाइजेशन, है ना। अरोमा, एरोमैटिक ग्रुप का फॉर्मेशन यू कैन से इज एरोमेटाइजेशन। तो द process of converting aliphatic and alicyclic hydrocarbons to aromatic hydrocarbons, है ना। aliphatic या alicyclic आपने उठाया और उसे कन्वर्ट कर लिया एरोमैटिक में, in the presence of what? suitable catalyst at high pressure and temperature, तो उसे आप बोलते हो एरोमेटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैंने ओपन चेन ले ली, है ना, ये देखो कार्बन कार्बन लगे, ये कैसा ग्रुप है? ये कैसा ग्रुप है? ये हमारी एक नॉर्मल कार्बन की चेन लगी हुई है, ठीक है, कोई क्लोज्ड रिंग नहीं है, नॉर्मल कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको पास कराया Cr2O3 से, या फिर V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लेना, बहुत अच्छा ग्रुप है यहाँ पे, V2O5 याद रख लेना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर मोलिब्डेनम की ऑक्साइड भी आप ले सकते हो। तो ये ना देखो एक क्लोज्ड चेन बन गया, ऐसे बेंजीन, बेंजीन बन गया, क्या बन गया? बेंजीन, एरोमैटिक ग्रुप बन गया। 773 केल्विन और 10 to 20 ATM प्रेशर लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका एरोमा, ऑफ कोर्स आप डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप ऑपोजिट पोजीशन पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखा कि एक ओपन चेन को हम क्लोज्ड चेन में भी बदल सकते हैं अगर हमने बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगा दिया तो, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, Cr2O3 या फिर MO2O3 के प्रेजेंस में, जिसे आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? हमारा एरोमेटाइजेशन, यानी कि एरोमैटिक ग्रुप बना सकता है, ठीक है। अब आते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन। सिंपल है, सिंपल है। आपने मीथेन ले लिया, स्टीम होता क्या है यार? पानी का ही तो आप बोल रहे हो गैसियस स्टेट, है ना, तो वाटर से रिएक्ट करा है। निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम ऑक्सीजन लेते थे तो क्या निकलता था? तो निकलता था मैम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। अगर हमने ऑक्सीजन की जगह वाटर वेपराइज फॉर्म में या बोल लो अपने गैसियस स्टेट में रख दिया तो क्या बनेगा? तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, बहुत हाई टेम्परेचर ले लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट यहाँ वर्क करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस हमारी बन जाएगी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। जब हमें इंडस्ट्री में H2 को प्रिपेयर करना होता है तो यही मेथड लगता है। क्या होता है इसमें? हम इसमें मीथेन को रिएक्ट कराते हैं विद वाटर और इन द गैसियस स्टेट यानी कि स्टीम की प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बन जाता है और ये H2 गैस को हम फर्दर यूज कर सकते हैं। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? पायरोलिसिस का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। पायरोलिसिस इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ अ कंपाउंड इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है, टूटना, पायरोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ एयर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे C6H14। व्हाट इज C6H14? इट इज हेक्सेन, है ना। C6 6 2 12 प्लस 2 14, तो C6H14 इज व्हाट? इट इज हेक्सेन। अगर मैंने हेक्सेन को 773 केल्विन में पास कराया, किसमें पास कराया? 773 केल्विन में। तीन प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, तीन प्रोडक्ट्स।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, ये C6H12 भी बना सकता है। C6H12 क्या है, 6 2 12 यानी कि 2N है डायरेक्टली, तो ये एल्कीन है, तो ये हो गया हेक्सीन। हेक्सीन बना के हाइड्रोजन गैस बना सकता है ना। ब्यूटीन बना के और साथ ही साथ ये बना सकता है ब्यूटीन और साथ ही साथ बना सकता है इथेन। ये C3H6 बना के C2H4 बना के और CH4, तो इस तरीके से डिफरेंट चीजों में ब्रेक हो सकता है। पायरोलिसिस हो सकता है इसका, एब्सेंस ऑफ हीट में हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कन्फर्मेशंस आ जाते हैं। कन्फॉर्मेशंस ये क्या होता है मैम, स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स दैट कैन बी मॉडिफाइड इनटू अनदर स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम्स का है, जिसे आप और मॉडिफाई करके अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओगे बाय रोटेशन अराउंड द कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसे ही आप बोलते हो उसका कन्फर्मेशंस। ठीक है, alkanes can therefore have an infinite number of conformations by rotating around C bond, यानी कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। अब हम इसकी पोजीशन को रोटेट करते जा रहे हैं, तो डिफरेंट हमें जो अरेंजमेंट्स हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कन्फर्मेशंस। ठीक है, कन्फर्मेशंस अगर हम इथेन की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स आर ऑल्सो क्लोज, जितने मैं सिंपल बताती हूँ, रीड बाद में कर लेंगे, है ना। हाइड्रोजन कार्बन के जितने क्लोज आ पाए, पहला स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि हाइड्रोजन कार्बन से जितने क्लोज आ पाए उतना क्लोज लगा दो, तो उस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। और जितना दूर हाइड्रोजन लग सकता है, जितना दूर हाइड्रोजन लग सकता है, उसे आप बोलोगे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर या स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। ठीक है, दो कार्बन है, उनके अराउंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजन लगे होंगे, है ना। कैन आई शो यू इट, क्या हम इसे शो कर सकते हैं? मान लो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, और कोई एक पेन नहीं है यहाँ पे, पेन की एक कमी है, वरना बता दी मैं आपको। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं इसे, मान लो ये कार्बन एटम है, दिस इज अ कार्बन एटम सपोज, ठीक है, ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम में 3 पेन लगे हुए हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होते हैं बेसिकली, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, अब आप इमेजिन कर लो इसके बगल में भी एक कार्बन लगा होगा और उससे भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो इथेन बन गया ना हमारा। इथेन ऐसे ही तो दिखता है, दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा और साइड हो जाऊँ, इथेन ऐसे ही तो दिखता है कहीं ना कहीं, है ना। इथेन कैसे दिखता है? इथेन में एक कार्बन लगा होता है, उससे 3 हाइड्रोजन, फिर बगल में एक और सिंगल बॉन्ड से सेम स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे भी बना होगा, इधर भी, है ना। तो ये हो गया 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यस मैम। अब देखना, अब मैं इन कार्बन एटम को इधर वाले कार्बन एटम से, इधर भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम है, देख रहे हो तुम लोग कितने परेशानी में फंस चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो इधर भी सेम स्ट्रक्चर है। अब इन 3 हाइड्रोजन को उस सामने वाले हाइड्रोजन से जितना पास में ला पाऊंगी, उसे हम बोलेंगे, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो हमारा फर्स्ट वाला इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। एंड इन हाइड्रोजन को ऐसे रोटेट करो कि जो इसके बगल में सेम हाइड्रोजन है, उससे जितना हाइड्रोजन दूर हो पाए उतना दूर लगा दो, तो उसे आप बोलते हो, वो है हमारा स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? और समझाते हैं अभी। एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फर्म, अच्छा अगर इनके अलावा कोई है मैम, एक तो जितना पास ला पाए हाइड्रोजन को ला सके उतना हाइड्रोजन पास ले आए, तो आपने बोल दिया इक्लिप्स्ड बन गया, और फिर जितना दूर ले गया आपने बोला स्टैगर्ड बन गया। और उसके अलावा मैम, तो उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब आपके स्क्यू स्ट्रक्चर्स, स्क्यू कन्फर्मेशंस कहलाएंगे। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब कन्फर्मेशंस को ना आप 2 तरीके से, इसी के एग्जांपल में भी समझाऊंगी। कन्फर्मेशन को आप 2 तरीके से समझोगे, 2 आप रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, एक सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और एक न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। चलो समझते हैं। मान लो जो मैंने आपको बताया अभी, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है ना, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से लगा दिया हमने। तो जब आप रिप्रेजेंटेशन 100 हॉर्स वाली प्रोजेक्शन से करते हो, तो वो ये बोलते हैं कि मान लो आपने 2 कार्बन एटम को ले लिए, अब आपने क्या करना है? दोनों तरीका, आपको यहाँ पे इक्लिप्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इक्लिप्स स्ट्रक्चर भी देखोगे ऑफ कोर्स, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर भी देखोगे। इक्लिप्स में क्या होता है? हाइड्रोजन जितना पास आ पाए, तो हमने ऐसे हाइड्रोजन को घुमाया कि जस्ट एक के पीछे एक हाइड्रोजन, अंडरस्टैंड। ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ठीक है, ये 2 कार्बन ऐसे मान लो, इनसे 3-3 ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाँ, ये 3-3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो पहले में हमने इसे ऐसे रोटेट किया कि हाइड्रोजन जितना हो पाए उतना पास लग जाए, है ना। ये 3 है, पहला रोटेशन में जितना हो पाया उतना पास लग गया, जितना पास लग गया, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अब जितना हो पाए उतना दूर, मान लो मैंने इसको एकदम ऐसे रोटेट कर दिया, ये ठीक है, ये वाला कर दिया, जितना हो पाया उतना दूर कर दिया। अगर दूर कर दिया तो कौन सा बन गया? तो फिर ये हमारा बन जाएगा स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की, तो इन्होंने बोला सिंपल ना, 2 एटम है कार्बन, उसके बीच में एक लाइन खींच दो जो कि बता रहा है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद 3 हाइड्रोजन बना दो, 3 यहाँ पे बन जाएंगे, 1 2 3। इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे
जस्ट पीछे 3 हाइड्रोजन और लगा दो, ये जस्ट आप 3D स्ट्रक्चर समझ रहे हो इसका कैसा दिख रहा होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, बीच में कार्बन लगे हुए हैं 2, तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे जितना आप पास ला पाए हाइड्रोजन उतना पास है, तो ये हो गया इक्लिप्स स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड में देखो क्या है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो सबसे दूर दूर हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो हाइड्रोजन की डिस्टेंस जो है वो दूर दूर हो जाएगी, तो इसे आप बोलोगे ये है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला पहले कार्बन को आप नॉर्मल डॉट से दिखाओ और दूसरे कार्बन को उसके पीछे सर्कल से दिखा दो, फिर वही सेम काम, जितना पास लेके आओगे, पहले डॉट से दिखाया उसमें 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, दूसरे डॉट के पीछे वापस से 3 हाइड्रोजन, और इन हाइड्रोजन्स को एकदम एक के पीछे एक लगा दो, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड में इन्होंने क्या बोला, वही सेम, डॉट से छोटा वाला कार्बन, ये देखो ये कार्बन है छोटा वाला, और ये सर्कल से दूसरा कार्बन है, ठीक है, सिमिलरली ये एक कार्बन है, ये सर्कल से दूसरा कार्बन है, तो बस ऐसे ही इन्होंने दिखाने का तरीका, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि एक कार्बन बड़ा है एक कार्बन छोटा सर्कल वाला है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप दिखा सकते हो इसे कॉपी में, है ना। तो एक कार्बन उसके पीछे एक सर्कल लगा दिया दूसरे कार्बन शो करने के लिए, फिर छोटे वाले जो डॉट लगाया उससे 3 कार्बन, और उससे जितना दूर हो पाए उसके मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 हाइड्रोजन और लगा दिए, तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो हो गया स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। तो ये 2 टाइप के हमारे यहाँ पे यू कैन से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा एल्केन्स के बारे में पूरी की पूरी चर्चा थी हमारी बेसिकली, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में। अगेन आई वांट टू टेल यू कि जब आप एल्केन्स पढ़ लेते हो ना, तो एल्कीन्स एल्काइंस थोड़ा सा आपको यू नो चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि आप एल्केन्स में काफ़ी कुछ ऐसे बेसिक्स जाने हो जो वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। सो यस, यही एक रीज़न था, है ना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉमेंट बिलो, और हम फिर मिलेंगे विद एल्कीन्स एंड एल्काइंस वाले वीडियो। खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच।